हेलो स्टूडेंट, ये हमारा परमाणु की संरचना का लेक्चर 3 है। निश्चित रूप से आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 जरूर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको देखो जरूर, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने परमाणु की संरचना चैप्टर की हमने पूरी थ्योरी आपको पढ़ाई है काफी डिटेल में, और लेक्चर नंबर 3 में हम उसी पे न्यूमेरिकल लगवाने जा रहे हैं। और जो भी क्वेश्चन इस लेक्चर में लगवाएंगे सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन से ही आप लिए गए हैं। मास्टरपीस सवाल होंगे। अगर आप इसको समझ जाते हो तो किसी भी कंपटीशन में अपने बोर्ड में अगर आप बैठते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन मिल जाए, या हो सकता है केवल आपका उसकी संख्या, उसकी वैल्यू केवल चेंज आपको मिले, तरीका वही होगा। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आप देखना, एक अल्फा कण की ऊर्जा 1.2 इंटू 10⁻13 जूल है। यह चांदी के नाभिक Z बराबर कितना 47 के कितना निकटतम पहुंच सकता है। लेक्चर नंबर 1 में हमने रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग आपको पढ़ाया। आपने देखा उसमें कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, रेडियो एक्टिव तत्व पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कणों को स्वर्णपत्र में से गुजारा था। अलग अलग अल्फा कण अलग अलग कोणों पर प्रकीर्णित हुए थे, और उसमें से कुछ ऐसे भी अल्फा कण थे जो बैक टू पेवेलियन हो गए थे, मतलब सीधे आए और नाभिक के ठीक सामने पड़े और वहीं से आपका उसी रास्ते से क्या वापस लौट गए। उसी की सहायता से न्यूमेरिकल आपका लग जाएगा। आप देखना, ये सामने नाभिक है, नाभिक पर आवेश कितना +Jd। ये अल्फा कण इधर से आ रहा है और ठीक सामने आया, नजदीक आके, और फिर आपका यहाँ पे क्या वापस लौट गया। तो मान लो अधिकतम इतना निकट आ पाया, ये और यही दूरी आपकी यहाँ पे क्या कहलाएगी, अल्फा कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी कहलाएगी, और इसी को निकालना है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है ना कि नाभिक के कितना निकटतम पहुंच सकता है। आप एक बात देखना, अल्फा कण जब इधर आ रहा था, अल्फा कण के अंदर क्या गतिज ऊर्जा थी, कितनी ऊर्जा थी, ये सामने 1.2 इंटू 10⁻13 जूल थी। और जैसे जैसे अल्फा कण नजदीक आता गया उसकी गतिज ऊर्जा लगातार घटती गई। अब आप ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओ, ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर सकते, ऊर्जा को हम नष्ट नहीं कर सकते, हमेशा उसका रूपांतरण होता है। तो अगर गतिज ऊर्जा लगातार घट रही है तो कोई ना कोई ऊर्जा बढ़ तो रही होगी। और कौन सी ऊर्जा बढ़ती है जानते हो, अल्फा कण और नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है, और अल्फा कण की गतिज ऊर्जा लगातार घटती रहती है। और जैसे दोनों की ऊर्जा बराबर हो जाएगी, यानी कि आप यूं कह सकते हो अल्फा कण की पूरी गतिज ऊर्जा जब स्थिति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी तो अल्फा कण का नाभिक के और निकट पहुंच पाना मुश्किल होगा, असंभव सा होगा, और उसी दूरी को हमको निकालना है। तो आप यहां पर देखना, अल्फा कण व नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये बराबर क्या हो गया, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हो इस ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2/r इक्वल के नीचे इक्वल। और गतिज ऊर्जा को हमने किससे लिख दिया, K से, क्योंकि आप जानते हो इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, किनेटिक एनर्जी बोलते हो। हमको R की तो वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करो, इस R को इधर ट्रांसफर कर दो और K को आप इधर ले आओ। तो इस प्रकार से आप देखोगे R बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2, और ये K आपका इधर ट्रांसफर हो गया, K आपका इधर आ गया। ठीक, अब हम यहाँ पे क्या वैल्यू फिट करेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ Q1। तो मान लो यहाँ पे आवेश कितना Jd, तो यहाँ पे क्या Jd हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर Q2, तो Q2 कितना, अल्फा कण है, अल्फा कण पे कितना आवेश होता है 2e, ये हो गया। अच्छा, फिर बटे K का मान कितना दिया 1.2 इंटू 10⁻13, तो यहाँ पे रख दिया गया। हमने मात्रक किसी का नहीं रखा, लेकिन सारी वैल्यू हमने यहाँ पे MKS सिस्टम कह लो या SI कह लो, हमने उसमें रखा हुआ है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आप देखना 9 इंटू 10⁹ यहाँ पे हो गया, 1.2 इंटू 10⁻13 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे फिर देखो ये 2 है तो 2 यहाँ पे आ गया। Z, तो Z यहाँ पे रखा और Z की वैल्यू भी फीड कर दिया, कितना 47, और फिर E इंटू ई, तो आप जानते हो फंडामेंटल चार्ज है ना, तो आप जानते हो यहाँ पे E स्क्वायर हो गया और E की वैल्यू भी फीड कर दिया यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19। मात्र कहीं नहीं रखा। अब इसी को आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो जब सॉल्व करोगे आप देखना इसमें, तो आप जानते हो यहाँ पे 9 × 2 × 47 × 2.56, ये कहाँ से आया, 16 का स्क्वायर करो कितना 256 होता है, 1.6 का स्क्वायर करोगे 2.56 आएगा, ओवरऑल आप मिला के आपका अपन 1.2 हो गया, और इंटू ये हो गया। जब सॉल्व करोगे तो 1.8 इंटू 10⁻13 आएगा, और सारी वैल्यू हमने SI पद्धत में रखी है, और दूरी का मात्रक SI पद्धति में क्या मीटर होता है, इसलिए आपका मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन लगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखना, एक अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 10⁻12 जूल है, ठीक, सोने के नाभिक Z का मान भी दिया हुआ है 79 से प्रकीर्णित होकर उसी मार्ग से वापस लौटने लगता है। नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या होगी। आप यूं कह सकते हो
कि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा कण नाभिक के कितना अधिकतम निकट तक पहुंच सकता है। वही रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। ये नाभिक हो गया, नाभिक पर आवेश कितना प्लस जेडी हो गया, ये अल्फा कण है, ऊर्जित है। ऊर्जित का तात्पर्य क्या? उसके अंदर ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। कितनी है? 10⁻12 जूल है। ठीक, और इस प्रकार से नजदीक आता गया और अधिकतम यहीं तक नजदीक आ पाया और यहीं से आपका वापस लौट गया। तो फिर वही जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा था। अब देखो नाभिक व अल्फा कण से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, और ये बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो फिर आप आगे चलो, स्थिर ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन स्मॉल r। गतिज ऊर्जा का फार्मूला या उसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल के। हमको r की वैल्यू चाहिए ना, तो r को आप इधर ले आओ और k को इधर ट्रांसफर कर दो। तो इस प्रकार से आपका निकल के आएगा r दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कैपिटल के। अब Q1 की वैल्यू तो कितना? जेडी, तो यहाँ पे जेडी रख दिया गया। फिर Q2 की वैल्यू अल्फा कण है, अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? प्लस 2e, तो यहाँ पे क्या 2e रख दिया गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आप देखना 1/4πε0 और यहाँ पे z, ठीक, तो z हो गया e इंटू ई कितना? e स्क्वायर हो गया और 2 भी है तो 2 बगल में यहाँ पे आ गया अपॉन k। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो 1/4πε0, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 हो गया। z की वैल्यू कितना दिया? 79, तो यहाँ पे 79 हो गया। फिर स्मॉल ई दैट इज फंडामेंटल चार्ज, इसका मान कितना? 1.6 × 10⁻19 ये लिखा गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाया गया अपॉन k, तो k का मान कितना? 10⁻12 जूल। अब इसको आप सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी r बराबर 3.64 × 10⁻14 मीटर। इसका मतलब कि अल्फा कण नाभिक के निकटतम अगर पहुंचेगा तो कितना निकट पहुंच सकता है? 3.64 × 10⁻14 मीटर। या आप यूं कह सकते हो कि नाभिक की अधिकतम संभावित त्रिज्या कितनी होगी? 3.64 × 10⁻14 मीटर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चाहे मिलियन कहो चाहे मेगा कहो, इसका मतलब क्या होता है? 10⁶। तो 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण एक स्थिर बिंदु नाभिक। बिंदु नाभिक क्यों कहा गया? भाई आप जानते हो नाभिक बहुत छोटा होगा, दिखाई तक नहीं पड़ता है, पॉइंट के रूप में ही तो होगा, तो ठीक है बिंदु नाभिक बोल दिया गया। आप चलो, और परमाणु क्रमांक कितना? 50 की ओर जा रहा है। इसके निकटतम पहुंचने की दूरी ज्ञात करो। मतलब ये पूछा कि आपका जो अल्फा कण है ये नाभिक के कितना निकटतम पहुंच सकता है। इसके पहले 2 क्वेश्चन आपने देखा, उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन लगेगा। आप जानते हो जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक के निकटतम पहुंचता जाएगा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा लगातार घटती जाएगी और अल्फा कण नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थिर ऊर्जा लगातार बढ़ती जाएगी। और जैसे ही अल्फा कण नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थिर ऊर्जा बढ़कर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, ठीक, अल्फा कण का नाभिक की और निकटतम पहुंच पाने की दशा वहीं पे रुक जाएगी। अल्फा कण और अधिक निकट नहीं जा सकता। डायग्राम के माध्यम से देख रहे हो अल्फा कण यहाँ पे आ रहा है। मान लो अधिकतम आपका स्मॉल r दूरी तक आप आया। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? प्लस 2e। नाभिक पे आवेश कितना? प्लस जेडी। तो आप जानते हो अल्फा कण तथा नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर यहाँ पे क्या हुआ? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हो फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्मॉल r इक्वल के नीचे इक्वल हो गया। गतिज ऊर्जा को हमने एक सिंबल दे दिया कैपिटल के, किनेटिक एनर्जी। अब हमको r का मान चाहिए ना, तो r को आप इधर ट्रांसफर कर दो और k को आप इधर बुला लो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे r दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटे, और आप जानते हो k इधर आ गया और उधर चला गया, तो यहाँ पे क्या k हो गया, यहाँ पे r हो गया। ये अब Q1, तो Q1 की वैल्यू कितनी? प्लस जेडी, ठीक, तो यहाँ पे जेडी लिख दिया गया। और Q2 अल्फा कण है, उस पर आवेश कितना? 2e, तो यहाँ पे लिख दिया गया। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो r बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और यहाँ पे क्या? 2 अपॉन k। आप पूछोगे इसको क्यों नहीं शामिल किया, इसको अलग क्यों किए हैं? आप जानते हो इसकी वैल्यू 9 × 10⁹, तो सीधे आपको यहाँ पे रख दिया जाएगा, इसीलिए इसको यहाँ पे अलग किए हुए हैं। अब आप वैल्यू फीड करो तो आप जानते हो r, यहाँ पे r हो गया, ठीक, इक्वल, तो यहाँ पे इक्वल हो गया 1/4πε0, तो इसकी वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹। फिर आपका यहाँ पे इंटू 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। z, तो क्वेश्चन में देखो z का मान दिया हुआ है कितना? 50, ये सामने, ठीक, तो यहाँ पे 50 हो गया। फिर स्मॉल ई दैट इज फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻19 ये हो गया, और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया गया अपॉन के मतलब क्या? अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो कितना दिया हुआ? 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या? 10 हो गया, और मिलियन या मेगा जो भी कहो उसके नाम पे क्या? 10⁶ हो गया। और आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, तो 1.6 × 10⁻19 कर दिया गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे
तो ये बराबर आपका आ जाएगा R बराबर 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक अल्फा कण तांबे और जेड का मान दिया हुआ कितना 29 की एक पतली पन्नी, ठीक है, द्वारा प्रकीर्णित हो रहे हैं। ये कण तांबे के नाभिक के अधिक से अधिक कितने निकट तक पहुंच सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में एक पार्ट और उसने दिया कि अगर मान लो अल्फा कण ना हो, उसकी जगह पर प्रोटॉन को भेज दिया जाए, यदि इतनी ऊर्जा वाले प्रोटॉन को भेजें तो फिर बताओ कितना निकट पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट हम चलते हैं, वही रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग पर उन अल्फा कणों को लेते हैं जो अपने मार्ग पे क्या वापस लौट आते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं, 180 डिग्री पे प्रकीर्णित होते हैं। आप सामने डायग्राम देखना, ये नाभिक हो गया, नाभिक पर आवेश कितना जेडी, ये अल्फा कण है, बिल्कुल डायरेक्ट आपका नाभिक की तरफ आया तो उसी रास्ते पे क्या वापस लौट जाएगा। अधिकतम मान लो स्मॉल आर दूरी तक आप आया तो आप जानते हो ऐसी दशा में अल्फा कण की गतिज ऊर्जा ये बराबर होगी अल्फा कण व नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा के। आप देखो अल्फा कण व नाभिक से मिलकर बने निकाय की स्थितिज ऊर्जा बराबर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। इसी ऊर्जा का फार्मूला क्या 1/4πε0 Q1 Q2 बटे स्मॉल आर इक्वल के नीचे इक्वल हो गया और यहाँ पे क्या कैपिटल के हो गया। हमको R की वैल्यू चाहिए, R को इधर ट्रांसफर करो, K को आप इधर ले आओ तो आप जानते हो R बराबर कितना 1/4πε0 Q1 Q2 अपान कैपिटल K और Q1 का मान कितना JD और Q2 का मान कितना +2E। तो आप देखो यहाँ पे JD हो गया, यहाँ पे 2E हो गया और जब इकट्ठा करोगे आप यहाँ पे तो R बराबर हो जाएगा 1/4πε0 और 2ZE² अपान K। आप देखो है ना ये 2ZE² अपान K, ये फार्मूला आपका निकल के आया। आप इसमें वैल्यू रखो, खट से आपको मान मिल जाएगा। आप देखो R बराबर तो 1/4πε0 का मान कितना हुआ 9 × 10⁹ ठीक। फिर यहाँ पे और 2 तो यहाँ पे 2 हो गया। फिर Z तो Z का मान कितना 29 हो गया। फिर स्मॉल e तो कितना 1.6 × 10⁻19 हो गया। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लगाया अपान चलो फिर K गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा आप यहाँ पे देखना कितना 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 लिखा गया और मिलियन या मेगा जो भी कहो उसकी जगह पे क्या 10�6 लिखा गया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे 1.6 × 10⁻19 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे स्मॉल r दैट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻14 मीटर, आपका आंसर आ गया पहले पार्ट का। अच्छा सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर अल्फा कण ना आवे प्रोटॉन आवे तो प्रोटॉन कितना निकटतम पहुंच सकता है। तो आप एक बात सुनो, अल्फा कण और प्रोटॉन में डिफरेंस जानते हो आवेश में क्या है। आप जानते हो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है +2E और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है +E। तो इसी फार्मूले में आप जानते हो यहाँ पे 2E रखे हो ना, कब जब अल्फा कण आ रहा है। अगर प्रोटॉन आएगा तब क्या यहाँ पे रखोगे स्मॉल e रखोगे और जब स्मॉल e रखोगे तो फार्मूला यही आएगा केवल 2 हट जाएगा। मतलब अगर प्रोटॉन के लिए अगर आप देखोगे तो 1/4πε0 और 2 हट जाएगा और यहाँ पे कितना ZE² अपान K। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो जो R की वैल्यू यहाँ पे आई उसी का आधा ही तो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखना यदि इतनी ऊर्जा वाले प्रोटॉन को भेजें तब तो R' मान लो उसको सिंबल दे दें तो बराबर कितना हो जाएगा, जितना यहाँ पे आंसर आया उसी का आधा हो जाएगा। कैसे आप देखो 1/4πε0 और फिर यहाँ पे क्या ZE² अपान K। आप देखो 1/4πε0 ZE² अपान K। 2 क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि आप जानते हो अल्फा कण आता तो उस पर आवेश 2E होता, प्रोटॉन आया उस पर आवेश केवल स्मॉल e है इसलिए 2 हट गया। तो दोनों फार्मूलों को आप ध्यान से देखना तो आप जानते हो जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है उसका हाफ ही तो है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो प्रोटॉन अधिकतम R' दूरी तक आ सकता है तो ये बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा कण जितनी दूरी तक आया उसी का हाफ, उसी का आधा। तो R' बराबर कितना R/2 हो गया, जितना यहाँ पे आंसर आया था उसी को हमने आधा कर दिया 1.67 × 10⁻, आपको 14 मीटर हो गया। 2 से डिवाइड किया तो बराबर कितना 0.835 × 10⁻14 मीटर आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखा आपने, ठीक है। आप लास्ट तक बने रहना, ये जितने भी क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं सारे क्वेश्चन किसी न किसी कंपटीशन से या किसी बोर्ड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे हो अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में प्राय स्वर्णपत्र ही क्यों प्रयोग किए जाते हैं। रदरफोर्ड ने भी जो पहली बार प्रयोग किया तो हमने स्वर्णपत्र ही लिया था और जब उससे कोई निष्कर्ष निकल गया तब फिर आपका चांदी का पत्र लेके या अलग अलग धातुओं का पत्र लेके और बाकी प्रयोग किया था। तो स्वर्णपत्र को ही प्राथमिकता क्यों दी जाती है, ये क्वेश्चन है। तो आपको समझाएं, पहली बात तो सोने का नाभिक भारी होता है, Z बराबर 79। तो होता क्या जब अल्फा कण इससे टकराएगा, भारी नाभिक से टकराएगा तो अपेक्षाकृत क्या होगा, अधिक प्रकीर्णित होगा, अधिक विक्षेपित होगा, इसलिए सोने का लेते हैं। और दूसरी खास बात है सोने का कि सोने का सबसे पतला से पतला पत्र बनाया जा सकता है। आपने चांदी वर्क देखा होगा, मिठाई उठाई के ऊपर लगा रहता है,
इतना हल्का, इतना नाजुक होता है कि ये कोना अगर आप पकड़ के उठाने की कोशिश करो तो कोना आपके हाथ में आ जाएगा, बाकी वैसे ही रखा रह जाएगा। और सोने का पत्र जानते हो, उससे भी पतला होता है, उससे भी महीन होता है, सबसे महीन आपका एक प्रकार से होता है। तो इसलिए स्वर्ण पत्र का उपयोग करते हैं। हमने देखो आंसर में लिखा कि सोने का नाभिक भारी है, अतः अल्फा कण नाभिक से टकराने के उपरांत अपेक्षाकृत अधिक विक्षेपित होते हैं या अपेक्षाकृत अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ये पहला कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि सोने का अत्यधिक बारीक पत्र बनाया जा सकता है। इन दो कारणों से आपका स्वर्ण पत्र का ही उपयोग करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 आप देखना, किसी परमाणु की त्रिज्या के मान की कोटि लिखो। कोटि का तात्पर्य क्या, जो भी उसका मान होता हो उसको कोटिमान अंक में चेंज करके तब लिखो। और साथ ही साथ किसी नाभिक की त्रिज्या के मान की कोटि लिखो। तो आप जानते हो परमाणु के त्रिज्या के मान की जो कोटि है वो 10⁻⁻10 मीटर है, जिसको आप एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो, ठीक। और नाभिक के त्रिज्या के मान की कोटि कितना, 10⁻15 मीटर है, जिसे आप फर्मी भी कहते हो। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अस्थायी कक्षा किसे कहते हैं और उसकी शर्त क्या है। आपको बताएं, नाभिक के प्रति घूमते इलेक्ट्रॉन की वह कक्षा जिसमें घूमने के दौरान वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन ना करे, उसे हम क्या कहेंगे, अस्थायी कक्षा कहेंगे। इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा वह होती है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कदापि नहीं करते हैं। अच्छा, फिर आगे आप देखना उसकी शर्त क्या है। तो उसकी शर्त यह है कि अपनी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8, बोहर के अभिग्रहित के अनुसार, ठीक है, अस्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है। तो प्रोफेसर नील बोर ने अपनी प्रथम परिकल्पना में माना था कि स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसको mvr से लिखा गया था, ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है। आप देखो h/2π का पूर्ण गुणज मतलब n × h/2π, और जहां पे n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप देखना, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन का द्वितीय कक्षा में कोणीय संवेग कितना होगा। द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो बराबर कितना, n और × h/2π। तो आप जानते हो n का मान कितना, 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां पे कितना हो गया, h/π। अब अगला देखना क्वेश्चन नंबर 10, हाइड्रोजन परमाणु के nवीं कक्षा तथा पहली कक्षा के त्रिज्याओं में क्या संबंध होता है। बाकायदा हमने डेरिवेशन कराया लेक्चर नंबर 2 में, एक बार आप देखना जरूर, क्योंकि बिना लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को देखे अगर आप लेक्चर नंबर 3 देखते हो तो आपकी पढ़ाई अधूरी होगी। और उसी डेरिवेशन के आधार पर हम डायरेक्ट यहां पे लिख रहे हैं कि आप जानते हो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या Rn, सफिक्स में n लगा दिया, दैट इज इक्वल टू n² और इंटू R1। R1 का मतलब क्या, पहले कक्षा में त्रिज्या, Rn का मतलब क्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो nवीं कक्षा की जो त्रिज्या होगी वो पहले कक्षा की त्रिज्या का n² गुना होगी। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आप देखना, हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -E0 है। तो एकल आयनित हीलियम में कितनी होगी। एकल आयनित हीलियम का मतलब क्या हुआ कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, खाली एक इलेक्ट्रॉन बचा, जैसे हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी कितनी होगी। तो आप जानते हो E दैट इज इक्वल टू -Z² E0। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपका हीलियम की बात कर रहा है, और हीलियम के लिए Z बराबर क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे Z का मान यहाँ पे क्या 2 रखा गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाया गया, तो E के नीचे E हो गया, इक्वल के नीचे इक्वल हो गया, माइनस के नीचे माइनस हो गया, Z के नीचे Z हुआ, लेकिन Z का मान कितना 2 हो गया। क्यों, क्योंकि हीलियम है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर भी लगाया, E0 है तो E0 हो गया। तो बराबर कितना हो गया, E दैट इज इक्वल टू -4 × E0। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि R सफिक्स में n, क्यों, nवें कक्षा की त्रिज्या n² h² ε0 अपॉन πmze²। आप पूछोगे कहां से आया। लेक्चर नंबर 2 अगर आपने देखा होगा तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हमने इसका डेरिवेशन कराया है, उसी का यूज करके न्यूमेरिकल लग रहा है। जब तक आप डेरिवेशन नहीं क्लियर करोगे तब तक न्यूमेरिकल आपका लग नहीं पाएगा, फार्मूला रट के आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हो। तो आप आगे देखना, R यहाँ पे देखो और यहाँ पे आप देखो n को देखो, तो R और n में क्या रिलेशन है, Rn का स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। तो आप जानते हो ये सिंबल हटता है, इक्वल का सिंबल आता है, तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया, तो आप जानते हो Rn बराबर कांस्टेंट और n² हो गया। अब एक काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे n का मतलब क्या, nवीं कक्षा की त्रिज्या, ये क्या हुई, उस कक्षा
की क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या जो भी कहो उसके स्क्वायर के अंकमानुपाती होगी। तो इसी पैटर्न पे हमने यहाँ पे लिखा R2/R1 बराबर n2 स्क्वायर बटे n1 स्क्वायर। आप पूछोगे ये कहाँ से लिख दिया? आप देखना इसमें यहाँ पे ना Rn, तो यहाँ पे Rn की जगह पे R2 हो गया, बराबर करेंगे कांस्टेंट और फिर यहाँ पे n2 हो गया, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 तो यहाँ पर 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे R1 है तो बराबर कांस्टेंट और यहाँ पे क्या n1 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 और ऊपर नीचे अपान करोगे कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया। ये लाइन समझ में आई कि नहीं? अब आप आगे देखना R2/R1 बराबर n2/n1 का होल स्क्वायर। अब n2 का मान क्या 2 और n1 का मान कितना 1। क्यों? क्योंकि आप देखो प्रथम कक्षा की त्रिज्या दिया है और दूसरी कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक। तो n2 की जगह पे 2, n1 की जगह पे क्या 1, और आप जानते हो 2/1 बराबर क्या 2 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। तो R2/R1 बराबर कितना हो गया 4। तो आप एक काम करो R2 को यहाँ पर रोक लो, R1 को इधर भेज दो। तो आप जानते हो R2 बराबर कितना हो जाएगा 4 × R1 और R1 का मान कितना दिया हुआ 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो 0.53 एंगस्ट्रॉम × 4 आप मल्टीप्लाई करो 2.12 एंगस्ट्रॉम आपका निकल के आया आंसर, दूसरे कक्षा की या अनुमत कक्षा कह सकते हो की त्रिज्या। अब आप आगे चलो क्वेश्चन नंबर 13। आप देखना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था। देखो मूल अवस्था का मतलब क्या ग्राउंड स्टेट, जिसको आप क्या कहते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर, और निम्नतम ऊर्जा स्तर के लिए n बराबर कितना होता है 1। अब आप आगे देखना हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वांटम संख्या n बराबर 2 वाले स्तर की ऊर्जा बताओ। डेरिवेशन हमने कराया लेक्चर नंबर 2 पे, वहीं से फार्मूला निकाल के हम यहाँ पे ला रहा हूँ, न्यूमेरिकल आपका लगवा रहे हैं। आप आगे देखना तो nवें कक्षा की ऊर्जा बराबर कितना -13.6 बटे n स्क्वायर, और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी आधार पर अब देखो अगर दूसरे कक्षा की ऊर्जा कहें तो दूसरे कक्षा की ऊर्जा के नाम पे क्या E2 हो जाएगा, बराबर हो गया, और माइनस है तो यहाँ पे क्या माइनस हो गया 13.6 और बटे यहाँ पे n बराबर कितना 2 का स्क्वायर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और उसी प्रकार पहले कक्षा के लिए तो आप जानते हो En है तो En की जगह पे क्या E1 हो गया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, 13.6 है तो 13.6 हो गया, बटे यहाँ पे n स्क्वायर है तो n का मान कितना n बराबर 2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n बराबर 1 हो जाएगा, और स्क्वायर लगा है तो यहाँ भी स्क्वायर लग गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, ठीक। अब आप आगे देखो जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। जैसे आप देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, 13.6 से 13.6 कैंसिल, और ये सिंबल माइनस माइनस ऊपर नीचे कैंसिल। तो इस प्रकार से आप देखोगे ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये 4 नीचे आ जाएगा और ये कहाँ ऊपर चला जाएगा, बराबर कितना आ गया 1/4। ये किसका मान आया E2/E1, तो E2/E1 बराबर 1/4। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, E1 को आप इधर ट्रांसफर कर दो तो E2 बराबर कितना E1/4, और E1 का मान क्वेश्चन में दिया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 4 हो गया, 4 से डिवाइड करोगे E2 बराबर कितना आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लग गया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आप देखना किसी परमाणु के प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरे बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी? अभी आपने देखा इसके पहले भी, हम जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है nवें कक्षा में वो हमेशा कक्षा के क्रम संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, या आप यूँ कह सकते हो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n स्क्वायर। तो आप जानते हो ये सिंबल हटा इक्वल का सिंबल आया तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो E बराबर कांस्टेंट इंटू 1/n स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करें, E बराबर कांस्टेंट अपान n स्क्वायर, E बराबर कांस्टेंट अपान n स्क्वायर। इसी लाइन को हमने 2 बार ऊपर नीचे लिखा। आप पूछोगे क्यों लिखा, आप देखते रहो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो गया 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और दोनों को आप करो डिवाइड ऐसे, और डिवाइड करते ही कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल, ठीक, और डबल बटे के नाते n1 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, n2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो बराबर कितना हो गया n1 स्क्वायर अपान n2 स्क्वायर। अब n1 तो n1 बराबर कितना हो गया 1, क्यों, प्रथम कक्षा है दिया हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे n2 के नाम पे क्या हो जाएगा 3, क्यों, तीसरी बोहर कक्षा में पूछ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में होल स्क्वायर लगा है ना, तो 1/3 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1/9। ये किसका मान आया, E2/E1 का मान आया। तो E2 बराबर कितना हो जाएगा, E1 को ट्रांसफर कर दो तो E2 बराबर E1/9 हो गया, और E1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसमें, माइनस में। तो आप देखो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपान 9 से आप इसको क्या डिवाइड करोगे, -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इस प्रकार से E2 बराबर -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 आप देखना हाइड्रोजन परमाणु के तीसरी कक्षा की ऊर्जा एवं त्रिज्या ज्ञात करो।
बहुत सिंपल, हाइड्रोजन परमाणु है और कौन सी तीसरी कक्षा है, मतलब n बराबर क्या 3, और उसी तीसरी कक्षा की आपको ऊर्जा ज्ञात करनी है और साथ ही साथ त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो ऊर्जा का फार्मूला होता है nवें कक्षा की ऊर्जा का En दैट इज इक्वल टू माइनस m जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर। कहां से आया? लेक्चर नंबर 2 परमाणु की संरचना। एक बार आप डेरिवेशन देखो, बहुत ही आसान तरीके से हमने डेरिवेशन कराया है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो वैल्यू रखना है, तीसरी कक्षा है ना, तो अब तो n की जगह पे क्या 3 हो गया, मतलब E3 बराबर, फिर यहाँ पे देखो माइनस है तो हमने माइनस रख दिया, फिर यहाँ पे m है, m मतलब क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और नहीं भी दिया रहे तो आपको याद होना चाहिए। तो आप आगे देखो m की वैल्यू रख दिया गया 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। फिर यहाँ पे z है तो z का मान कितना 1, क्यों? हाइड्रोजन परमाणु है, परमाणु क्रमांक कितना 1, z का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर लग गया। फिर यहाँ पे E है तो यहाँ पे E का मान कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक। और आप जानते हो मात्रा क्या हो जाएगा यहाँ पे कूलाम। अच्छा E की पावर 4 है तो इसकी पावर कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक। अच्छा इसके बाद चलो फिर अपॉन 8 तो यहाँ पे 8 हो गया। फिर एप्सिलॉन नॉट वायु निर्वात की वैद्युतशीलता, आप जानते हो इसकी वैल्यू दिया हुआ है 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर। तो आप देखो यहाँ पे 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया। फिर यहाँ पे h है, h क्या प्लांक नियतांक, इसका मान कितना होता है 6.6 × 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड, आपको याद होना चाहिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखी गई, ठीक। अच्छा उसके बाद यहाँ पे देखो h का स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया ये, ठीक। उसके बाद n है तो n की वैल्यू कितनी 3, क्यों 3? आप देखो तीसरी कक्षा का निकालना है तो यहाँ पे 3 हो गया, और n का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, और देखो सारे मात्रक हमने एसआई पद्धति में रखे हैं तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, एसआई पद्धति में आएगा। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखो E3 बराबर माइनस 2.416 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल आया। इसको अगर हम चाहे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना तो आप एक काम करो, जो वैल्यू निकल के आई इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से आप यहाँ पे क्या करो डिवाइड करो, तो आप जानते हो यहाँ पे कितना निकल के आया माइनस 2.416 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल बटे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे? आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं, तो उससे होगा कि आपका जूल से जूल कैंसिल हो गया, ये लो, और डबल बटे के नाते इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर चला आया, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप देखना 10 की पावर माइनस 19 और 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल हो गई, और जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस सिंबल है ना, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर निकल के आया। मतलब हाइड्रोजन परमाणु में तीसरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी कक्षा की त्रिज्या बताओ, तो त्रिज्या के लिए आप देखो हम जानते हैं कि nवें कक्षा की त्रिज्या का फार्मूला Rn दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m z e स्क्वायर। अब वैल्यू फिट कर दिया जाए इसमें, तो आप जानते हो तीसरी कक्षा है तो R3 हो गया बराबर, चलो यहाँ पे n का मान कितना 3, n स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या 3 का स्क्वायर हो गया। फिर h है, h का मान कितना 6.6 × 10 की माइनस 34, मात्रा क्या होता है जूल सेकंड, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया। फिर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना 8.86 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड पर मीटर, क्वेश्चन में दिया भी है, ये रख दिया गया। अच्छा यहाँ पे देखो h का स्क्वायर है तो यहाँ पे h का स्क्वायर लगाया गया, n का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर लगाया गया, एप्सिलॉन नॉट पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया गया। अपान चलो पाई की वैल्यू कितनी 3.14। फिर यहाँ पे m क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम दिया भी है, और नहीं भी दिया रहे तो आपको याद होना चाहिए। फिर z 1, क्यों 1? आप देखो हाइड्रोजन परमाणु है। अच्छा उसके बाद चलो E चार्ज पर इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया गया। जिसको आप सॉल्व करोगे तो आप जानते हो सारी वैल्यू किसमें रखी गई, एसआई पद्धति में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, एसआई पद्धति में। आप जानते हो त्रिज्या है, दूरी है, इसका मात्रा क्या होगा मीटर, तो सॉल्व करने पे निकल के आया 4.748 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और आप जानते हो 10 की पावर माइनस 10 मीटर ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगस्ट्राम, और इस प्रकार से आपका निकल के आया 4.748 एंगस्ट्राम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 था, उसका आंसर आपने देखा। क्वेश्चन नंबर 16, हाइड्रोजन परमाणु के मूल स्तर की ऊर्जा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनकी उन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा बताएं जिनके लिए क्वांटम संख्याएं 1 व 2 हैं, ठीक। यदि इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन का अंतरण हो, अंतरण का तात्पर्य क्या, संक्रमण, ट्रांजिशन, ठीक है, तो कितनी ऊर्जा अवशोषित या उत्सर्जित होगी।
बहुत आसान क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हो। तो हमको लगता है कि अगर आप वीडियो को पॉज करके खुद एक बार आप ट्राई करो और उसका अपना आंसर निकालो और फिर आप इसको आगे देखो। अब सुनो, हम जानते हैं कि 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, En दैट इज इक्वल टू माइनस RHc/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हमको मूल ऊर्जा स्तर के लिए चाहिए तो मूल ऊर्जा स्तर का मतलब क्या, n बराबर 1। तो आप जानते हो En, तो n की जगह पर हमने क्या 1 कर दिया, बराबर हो गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ देखो, मूल स्तर क्या मतलब क्या, n बराबर 1, n बराबर 1 की ऊर्जा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन को देख के हमने लिखा, देखो प्रश्नानुसार लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। मूल स्तर मतलब n बराबर 1 की ऊर्जा कितनी, E1 बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब आप आगे चलो, इसी फार्मूले मान रखो, En है तो यहाँ पे E1 हो गया, इक्वल है तो इक्वल हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया, RHc तो यहाँ पे RHc हो गया अपॉन n। तो मूल स्तर के लिए मतलब ग्राउंड स्टेट के लिए n का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पे क्या n बराबर 1 हो गया, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया गया। अब आप जानते हो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही तो होगा, तो आप जानते हो। अच्छा, E1 का मान कितना दिया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, बराबर हो गया, फिर माइनस हो गया RHc अपॉन 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या 1 हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो माइनस से माइनस यहाँ पे क्या रिमूव हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से RHc बराबर कितना निकला, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब क्वेश्चन पे आओ, आपको यहाँ पे आप देखो क्वांटम संख्या जिनके लिए 1 व 2 हो, ठीक है, उसके स्तर की ऊर्जा हमको निकालनी है। तो आप यहाँ पे देखो n के लिए तो ऊर्जा निकल आई ना, और निकल के आई बल्कि दिया हुआ है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 2 के लिए हमको निकालना है। अब इसी पैटर्न पे चलो निकाला जाए। तो आप जानते हो En है, ठीक, तो हमने यहाँ पे n की जगह पे क्या 2 कर दिया, क्यों, क्योंकि n बराबर 2 के संगत हमको ऊर्जा चाहिए। क्यों, क्वेश्चन आप देखो 1 व 2, ठीक, तो 1 का तो आपका क्वेश्चन में खुद ही दिया हुआ है -13.6, और 2 के लिए हमको निकालना है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह पे 2 लिख दिया, मतलब E2 दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस RHc, तो RHc हो गया, फिर यहाँ पे n स्क्वायर तो n हुआ, और n का मान कितना 2, तो स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा, 2 का स्क्वायर हो गया। आप आगे देखना, तो E2 बराबर माइनस माइनस हो गया RHc की वैल्यू अभी हमने निकाला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे रखा गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। 13.6 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये बराबर आपका आ जाएगा 3.4। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो E2 बराबर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब आप यूं कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में गया, ठीक है, तो ऊर्जा का आपका यहाँ पे क्या करेगा, अवशोषण करेगा, और E2 से E1 पे आया तो ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो उत्सर्जन करे चाहे अवशोषण करे, आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो बस। यदि इलेक्ट्रॉन का इन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच संक्रमण होता है तो उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा कितनी होगी, आप डिफरेंस निकाल दो। आप देखो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, तो डेल्टा E के नीचे डेल्टा E पूरा लाइन से हमने लिख दिया, कई स्टेप में आपका सॉल्व होगा, आप देखना। तो E2 का मान अभी आपने निकाला, E2 का मान कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे लिख दिया गया, फिर माइनस है तो माइनस हो गया। फिर E1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ, देखो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना E1, तो E1 का मान यहाँ पे लिख दिया गया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर अगली लाइन में आप देखना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले लिख दो, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बाद में लिख दो, माइनस चिन्ह के साथ लिख दो। जब आप इसको घटाओगे तो बराबर आपका निकल के आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कायदे से आंसर आपका यहीं पे आ गया। अगर आपसे कहे कि नहीं डिफरेंस आप हमको जूल में बताओ, तो ये भी बहुत आसान। आप जानते हो 1.6 × 10⁻19 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखो डेल्टा E बराबर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1.6 × 10⁻19 जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो गया। आप गुणा करो तो बराबर आपका आ जाएगा 16.32 × 10⁻19 जूल हो गया। या फिर इसी को आप चाहो तो डेल्टा E बराबर 1.632 कर दो और गुणे 10⁻18 जूल हो गया। आंसर निकल आया। अब अगर E1 से E2 पे गया तो अवशोषित करेगा इतनी ऊर्जा, E2 से E1 पे आएगा इतनी ऊर्जा क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। लग गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखना, क्वेश्चन नंबर 17। हीलियम परमाणु का आयनन विभव, ठीक, 24.6 वोल्ट है। इसको आयनित करने के लिए कितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी। आप जानते हो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित होने पर जितनी ऊर्जा अर्जित करता है उसे आप क्या कहते हो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हो, ठीक। आप एक काम करो, विभवांतर दिया हुआ है, ऊर्जा पूछ रहा है, तो इतनी तो ऊर्जा हो जाएगी, आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दो बस।
आप आगे देख रहे हैं इसमें 24.6 वोल्ट लिखा है ना, तो कितनी ऊर्जा चाहिए? 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर हो गया, कायदे से आंसर आपका यहीं पे निकल आया। अब मान लो बाय द वे अगर आपसे कहे कि नहीं आंसर हमको जूल में बताओ, जूल में बताओ कितनी ऊर्जा चाहिए, तो आप कुछ ना करो 1.6 × 10⁻19 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, गुणा करने पर 3.936 × 10⁻18 जूल निकल आएगा। ये जूल में आंसर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर हो गया। अगर जूल में पूछता है तो ही ये काम करना, अदरवाइज आंसर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही देना, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 18, अल्फा कणों के बड़े कोण से प्रकीर्णन हेतु परमाणु का केवल नाभिक ही उत्तरदायी है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं। क्यों? आपको समझाएं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊर्जा संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार नाभिक क्योंकि आपका बहुत भारी होता है, किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। या आप यूं कह सकते हो नाभिक के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रकार से क्या उपेक्षणीय होता है। इससे मुख्य रोल आपका कौन निभाता है? नाभिक। अगर अल्फा कण अगर आपका डाइवर्ट हुआ, ज्यादा कौन से डाइवर्ट हुआ है, तो उसमें मुख्य योगदान किसका होगा? नाभिक का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में नाभिक बहुत भारी होता है। या आप यूं कह सकते हो नाभिक की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रकार से उपेक्षणीय होता है। तो प्रकीर्णित कराने का मेन रोल कौन निभाता है? नाभिक निभाता है। अगला क्वेश्चन इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 19, किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं? पूरा चैप्टर आप पढ़ रहे हो, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग, और उसी प्रयोग से फिर परमाणु के बारे में जानकारी मिली, नाभिक के बारे में जानकारी मिली। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है किन कणों के प्रकीर्णन से? अल्फा कणों के प्रकीर्णन से। अगला क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आपका इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो हाइड्रोजन परमाणु के बोहर मॉडल में, ठीक, इलेक्ट्रॉन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है। इसके तीसरी और चौथी कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? साथ ही साथ एकल आयनित हीलियम परमाणु के पहले कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन 2 पार्ट में है, और 2 क्या बल्कि 3 पार्ट आप कह सकते हो, इसलिए कि आप जानते हो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे। आप देखो प्रथम कक्षा में त्रिज्या दिया हुआ है, प्रथम कक्षा का मतलब क्या? n = 1 में त्रिज्या दिया हुआ है, और तीसरी कक्षा में त्रिज्या पूछ रहा है। पहला पार्ट तो यही हो गया। फिर सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? चौथी कक्षा में त्रिज्या बताओ, ठीक। और फिर अगला पार्ट आपका यहाँ पे क्या हुआ कि अगर मान लो इसकी जगह पे एकल आयनित हीलियम परमाणु हो, एकल आयनित हीलियम परमाणु का मतलब क्या? सारे इलेक्ट्रॉन निकल गए, खाली एक इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक। तो अब जानते हो उसके पहले कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। आप देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में 1-2 बार पूछा भी गया है ये, आप समझना। इसके पहले लेक्चर नंबर 2 परमाणु की संरचना में हमने एक डेरिवेशन कराया है। निश्चित रूप से आपने देखा होगा, तभी आपने मेरिकल लगा पा रहे हो, समझ पा रहे हो। नहीं आपने देखा तो एक बार आप देखो जरूर, हम फार्मूला कहां से निकाला हमने, ठीक है। आप जानते हो प्रोफेसर नील बोहर के परिकल्पना के अनुसार हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं में nवें कक्षा की त्रिज्या R बराबर होता है n² h² ε0 πm/z² बाकायदा इसका हमने डेरिवेशन कराया है, और सबको आप पहचानते भी हो। n क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या या कक्षा की क्रम संख्या। h क्या है? प्लांक नियतांक। ε0 क्या है? हवा निर्वात की वैद्युतशीलता। पाई आप जानते हो संख्या, इसका मान कितना? 22/7 है, 3.14। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जेड क्या हो गया? परमाणु क्रमांक। और ई क्या हो गया? चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब यहीं से हम निकालेंगे। आप यहां पे देखना आर और एन में क्या रिलेशन है। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। हम इसी का लाभ उठा के पहला दूसरा पार्ट हमारा लग जाएगा। कैसे लगेगा आप देखना यहां पे, आप सुनो। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², ठीक। तो आप जानते हो ये सिंबल हटेगा, इक्वल का सिंबल आएगा, तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो आर बराबर क्या? कांस्टेंट इंटू n²। अब हमने क्या किया, इसी लाइन को हमने 2 बार लिखा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक। अच्छा फिर आप आगे, अब क्वेश्चन के अनुसार इसमें कुछ चेंजिंग करेंगे आप देखना यहाँ पे सुनो। तो आप जानते हो पहले हमको क्या तीसरी कक्षा में निकालना है, तो यहाँ पे हमने R3 कर दिया, और जैसे ही R3 करोगे तो n बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अच्छा उसी प्रकार पहले कक्षा में मालूम है ना, तो R1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 1 का स्क्वायर। आप दोनों को डिवाइड कर दो, तो जब दोनों को आप इस प्रकार से डिवाइड करोगे ऐसे, तो आप जानते हो कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और आप जानते हो 3 का स्क्वायर कितना? 9/1, तो इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा? 9, ठीक। तो हमको यहाँ पे क्या R3 की वैल्यू चाहिए, तो R3 बराबर क्या हो जाएगा? 9R1। जो R3 बराबर 9 और यहाँ पे R1, तो R1 का मान कितना? 0.53 एंगस्ट्रॉम। कहां से? क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर आपका निकल के आएगा R3 बराबर 4.77 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट पार्ट आपका लग गया।
अब सेकंड पार्ट आप देखना, चौथी कक्षा में हमको त्रिज्या निकालनी है, इसी पैटर्न पे निकालो ना। आप आगे देखना, यहाँ पे 4 करो तो जैसे 4 करोगे तो यहाँ पे n बराबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 करो तो यहाँ पे n बराबर क्या 1 हो जाएगा। आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई आप 1 क्यों करा रहे हैं, इसलिए कि आपको 1 में हमको मालूम है n बराबर 1 ग्राउंड स्टेट में उसकी त्रिज्या कितनी होगी, आपका यहाँ पे मालूम है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो आप यहाँ पे देखना, इन दोनों को आप ऐसे डिवाइड कर दो, ठीक, और डिवाइड करते ही आप देखोगे यहाँ पे कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हो गया, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना 16, 1 का स्क्वायर कितना 1, तो सॉल्व करोगे बराबर कितना आ जाएगा 16। अब आप यहां पे देखना R4 बराबर कितना 16 इंटू R1, तो R4 बराबर 16 इंटू R1, और R1 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.53 एंगस्ट्रॉम। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मल्टीप्लाई करोगे 8.48 एंगस्ट्रॉम आपका निकल के आएगा। ये चौथे कक्षा की त्रिज्या हो गई। तीसरे कक्षा की त्रिज्या 4.77 एंगस्ट्रॉम, चौथे कक्षा की त्रिज्या कितनी 8.48 एंगस्ट्रॉम। 2 पार्ट लग गया। अब तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में बोल रहा है कि एकल आयनित हीलियम परमाणु अगर हो तो उसके पहले कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या मालूम है और हीलियम के प्रथम कक्षा की त्रिज्या हमको निकालना एकल आयनित हीलियम परमाणु के लिए। आप आगे देखना, R और यहां पे ढूंढो Z, इन दोनों में क्या रिलेशन है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। आप यूं कह सकते हो R Z के क्या व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब Z का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, Z का मान घटेगा तो R का मान क्या होगा, बढ़ेगा। आप हमसे पूछ सकते हो कि भाई आप Z क्यों ले रहे हैं, इसलिए कि परमाणु चेंज हो गया। आपका जो क्वेश्चन में दिया था उसमें हाइड्रोजन दिया है और अब जो पूछ रहा है किसमें, हीलियम के बारे में, तो ये परमाणु चेंज हो गया, परमाणु क्रमांक भी तो चेंज होगा। अच्छा, और दूसरी बात, पहली कक्षा में आपका दिया हुआ है हाइड्रोजन के लिए और पहली कक्षा के लिए पूछ रहा है, तो आप जानते हो n का मान चेंज होगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, इस सिंबल को जब आप हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो आप जानते हो R बराबर कांस्टेंट इंटू 1/z हो गया, या इसी को अगर आप चाहो तो R बराबर कांस्टेंट अपॉन z भी बोल सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, इसी लाइन को 2 बार लिखा, ध्यान से देखना, कोई चेंज नहीं। R बराबर कांस्टेंट अपॉन z निकला, तो आप देखो R बराबर कांस्टेंट अपॉन z, R बराबर कांस्टेंट अपॉन z। अच्छा, किसके बारे में पूछ रहा है, हीलियम, ठीक। तो मान लो ऊपर हमने यहाँ पे हीलियम लिख दिया ऐसे, ठीक। तो हीलियम के लिए Z बराबर कितना होता है 2, और नीचे यहाँ पे क्या हाइड्रोजन, यहाँ पे H, तो इसके लिए कितना होता है 1। अब आप आगे चलो, इसके बाद देखना, और जब आप दोनों को डिवाइड करोगे यहाँ पे ऐसे ये, ठीक, तो आप जानते हो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ऊपर Z बराबर 1 है, ये लो, ठीक, और ये आपका नीचे उतर आएगा बराबर कितना 2, बराबर कितना आया 1/2। ये किसका मान निकला, R हीलियम अपान R हाइड्रोजन, दैट इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, हमको निकालना है, R हीलियम निकालना है, तो R हीलियम को यहाँ पर रोक लो, R हाइड्रोजन को उधर ट्रांसफर कर दो। तो आप देखो R हीलियम बराबर R हाइड्रोजन उधर ट्रांसफर होगा, यहाँ बटे में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, और इंटू 1/2। फिर आप आगे देखना, R हीलियम बराबर, तो हाइड्रोजन के लिए प्रथम कक्षा की त्रिज्या दिया हुआ 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम हो गया, और इंटू 1/2, 2 से डिवाइड करो, ये आपका आंसर निकल के आया। इस प्रकार से इस लेक्चर को आपने देखा, कम से कम 20 क्वेश्चन आपने देखा। जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन कंपटीशन से लिए गए थे या बोर्ड एग्जाम से लिए गए थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन थे। और अगर 20 क्वेश्चन जो हमने लगवाया अगर आप समझ गए तो निश्चित रूप से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे, इसी पैटर्न पे आपको मिलेंगे। हो सकता है संख्या केवल चेंज हो, किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठते हो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपके काम आएगी, तो इस वीडियो को आपके जितने भी क्लासमेट हैं उनके पास आप इसके लिंक को शेयर जरूर करना। और जो टॉपिक फिजिक्स में आपको कठिन लगता हो उस टॉपिक का नाम कमेंट में आप हमको लिखना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही सरलतम तरीके से उस पर लेक्चर बना के आपके लिए उपलब्ध कराएं। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।